नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन कुछ बहुत चंद बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हैं जिसके जवाबात ज़रूरी है कि सामने आना चाहिए। उसमें इमरान खान साहब जो अपना दूसरा सरकारी दौरा चाइना का मुकम्मल करके पाकिस्तान आ चुके हैं। अब ये दौरा कितना कामयाब रहा, इसके सिलसिले में नाकाम रहा, मुख्तलिफ आ रहा है, उस पर भी हम जब बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं चाइना यानी चीन के दौरे के बाद, दो अहम काम यहाँ होते हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो फौरी तौर पर बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहतरमा एलिस वेल्स जो हैं वो भी तशरीफ़ लाती हैं और बहुत अहम लोगों से मुलाकात होती है। इस पे भी थोड़ा हम बात करेंगे। चीन के जो दौरा किया था, जो एक लिहाज से ये ख्याल किया जा रहा था कि ये बिल्कुल उसी तरह का दौरा है जिस तरह सऊदी अरब का है, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान के हर किस्म के ताल्लुकात हैं, बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, हर गवर्नमेंट में ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने वहाँ से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस की हैं। एक तो ये कि करप्शन का ख़ात्मा चीन में हुआ, और दूसरा ये कि गुर्बत का ख़ात्मा। वो मॉडल, वो राय, वो तजावीज़ जो वहाँ अमली तौर पर इक़दाम उठाया गया, इमरान खान साहब या मौजूदा हुकूमत ने यकीनन उन तजावीज़ को लेने की कोशिश की होगी, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से तेज़ी से गुर्बत ख़त्म की गई और करप्शन का ख़ात्मा हुआ, इमरान खान का ख्याल है कि हम चाइना के मॉडल को एडॉप्ट करेंगे। अब वो किस तरह करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के आते ही हुकूमत में बकौल इमरान खान के 128 अकाउंट है, लेकिन हम लोगों के सामने मुख्तलिफ जगहों से जो अकाउंट में अरबों रुपए निकल रहे हैं, कोई मरा हुआ है तो उसको निकल रहे हैं, रक्शे वाला है तो लस्सी है, पूरे पाकिस्तान से ये पैसे निकलने लगे। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज ही उनका बयान है, कल भी उनका ये बयान था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, अगर जेल जाना हुआ तो ज़रूर जाऊंगा। बड़ा दो टोक उन्होंने कह दिया है। लेकिन उनके स्टेटमेंट में गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। कभी वो हाई पिच पे होते हैं, फिर एकदम लो पिच पे आ जाते हैं, फिर दरमियानी पिच पे आते हैं। तो ये हाई पिच पे होते हैं क्यों, फिर लो पिच पे क्यों आते हैं, कोई दबाव हो जाता है, या ये जो केस इनके इर्द गिर्द है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये वजूहात है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ और ये है कि ये जो करप्शन है, ये क्राइम है, ये गैर कानूनी इक़दाम है, ये गैर आइनी इक़दाम है, इसका फैसला कौन करेगा? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इसका फैसला अदालत आलिया ने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, या हुजूम ने करना है? इस पे भी हम ज़रा बात करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट कुछ ऐसा फैसले करने जाती है जो उसका इक़दाम नहीं है, जो उसका हल मतलब उसका काम ही नहीं है। वो अगर ये फैसले करने जाएगी तो कल हजूम कहेगा कि ये फैसला हम करेंगे, जो कि काम अगर सुप्रीम कोर्ट का है, काम अदालत का है, हाई कोर्ट का है, सेशन कोर्ट का है, इंसदाद और दहशत गर्दी की अदालत का है, तो फिर पार्लियामेंट क्यों करेगी, फिर सड़कों पे क्यों होगा? इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं नाम लूँगा और सबसे पहले मौका भी दूंगा, ताकि हमारे करम फरमा को किसी भी किस्म की ये शिकायत ना रहे कि हम उनको पहला मौका नहीं देते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं नवाब यूसुफ तालपुर साहब, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर जावेद अब्बासी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं, सरबराह मुस्लिम लीग आपके ज़िया के सरबराह हैं, उनका भी हमारे साथ ताल्लुक़ है। एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो हम उनका भी तारुफ करा देंगे। सबसे पहले आता हूं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, कैसे देखते हैं सर चीन का दौरा? इमरान खान साहब गए,
मुख्तलिफ आ रहे हैं। कोई कहता है कामयाब दौरा है बहुत, कोई कहता है नाकाम हो गया ये दौरा। और इसके साथ साथ आपने देखा कि उन्होंने दो अहम चीज़ों की तरफ उनके मॉडल्स को हासिल करने की कोशिश की गई है, करप्शन और गुर्बत, जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में उन इक़दाम से है जहां मुल्क को लूटा गया है, मुल्क का पैसा बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग से भेजा गया है। इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक उससे होता है। कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट को, चाइना के इन मॉडल को पाकिस्तान में नाफिज करना, और ये कामयाब रहा या नहीं रहा, क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब इमरान खान साहब पाकिस्तान से चलने लगे थे 2 दिन पहले, उन्होंने बार बार ये कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है। उन्होंने कहा है वहाँ से 6 अरब रुपये की हमें इमदाद 6 अरब रुपया हमें मिलेगा, जिस तरह हमें सऊदी अरेबिया से एक पैकेज मिला है। और बार बार उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हमने IMF के पास जाना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे वहाँ से भी सऊदी अरेबिया की तरह कोई पैकेज मिल सके, ताकि मैं IMF के साथ बेहतर कंडीशन पर बात कर सकूँ। और फिर उन्होंने बार बार कहा कि ये हमारी बात हुई है और इन एरियाज में हमें जो है मदद मिलेगी। फिर वो सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले गए हैं, उनका दौरा वहाँ आपने देखा है कि उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, मसरूफियत रही है। लेकिन जो यह हाइप क्रिएट करके गए थे मुल्क का वज़ीर आज़म कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे इतनी मदद मिलेगी, वो हमें कहीं भी, अभी जब वो वापस आ रहे थे, आज उनके मिनिस्टर की जो एक बहुत ही मायूस कुन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी है, जिसमें उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। वो बात वही बातें जो पुरानी बातें थी जो उन्होंने आज रिपीट की हैं। इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के अंदर जाने से पहले जिस चीज़ को डिस्कस करके गए थे, जिस मामलात को उन्होंने कहा था, उसमें तो उन्हें वहाँ बिल्कुल कोई बड़ी शायद मदद नहीं मिल सकी। जो इसमें एक बहुत डॉक्टर साहब देखने का मामला है, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन वहाँ से आया है, वो ज़रा पढ़ने वाला है। इमरान खान साहब और उनकी जमात एक अरसे से कह रही थी कि यहाँ जो प्रोजेक्ट लगे हैं CPEC के नीचे में, स्पेशली एनर्जी के, ये बड़े महंगे हैं, इनमें बड़े घपले हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जब वहाँ जॉइंट स्टेटमेंट आती है तो चाइना और पाकिस्तान के दोनों हुकूमतों की तरफ से, और वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर CPEC के नतीजे में जो एनर्जी के प्रोजेक्ट लगे थे वो सबसे ज़्यादा इस रीजन में सस्ते थे, सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोजेक्ट है, और सबसे ज्यादा इनमें किसी किस्म की कोई ऐसी इरेगुलरिटीज नहीं पाई गई है। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छाई का इजहार किया है। काश इमरान खान साहब अब कौम वापस आए तो अब कौम से माफी मांगे कि जो ये मैं यहाँ पाकिस्तान में बातें इन प्रोजेक्ट के मुताल्लिक ये किया करता था वो ठीक नहीं है। एक इनकी जमात मुसलसल ये बात किया करती थी कि जो एग्रीमेंट हुए हैं हमारे और चाइना के दरमियान वो ठीक नहीं है, वो हम सामने लाएंगे जब आएंगे। अब वक्त आ गया कि आप वो बताएंगे कौन से एग्रीमेंट ठीक नहीं थे जिनको ये सामने एग्रीमेंट ठीक है। ठीक है, मैं जरा आगे बात कर लेता हूं। मैं चला पहले नवाब यूसुफ तालपुर साहब की तरफ आ जाता हूं। सर, आज भी आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सर, हम पिछले चंद दिनों से देख रहे हैं, जरा कंफ्यूज हैं। हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ की वजाहत कर दें कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत, नाकाम हुकूमत के खिलाफ करारदाद लाना चाहते हैं, तो कभी हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब वही पार्लियामेंट में खड़े होकर इस मौजूदा हुकूमत को हर लिहाज से मजबूत करने की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जी मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, मुझे अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तो मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं ज़रूर गिरफ्तार हूँगा। कभी फिर वो कहते हैं कि जी नैब के अंदर जो तब्दीली लाना चाहती है हुकूमत, हम उनके साथ हैं। तो ये जो आसिफ अली जरदारी का जो रवैया है, जो स्टेटमेंट है, ये किसी दबाव के बुनियाद पर सर चेंज हो जाता है और फिर एकदम बड़ा हाइप पकड़ लेता है। तो इसकी क्या वजूहत है सर? क्या वाकई कोई जेल की तरफ उनके जाने का हो रहा है? कोई ऐसे इक़दामात नजर आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में आप अगर इस सब्जेक्ट पे आसिफ साहब के लिए किसी और को बुलाते तो बेहतर होता, क्योंकि मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ इन चीज़ों से, सवाए इसके कि आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि पार्लियामेंट में जो कुछ गुफ्तगू की उन्होंने वो मेरे सामने की, और उससे पहले जिसकी बात आपने कहा कि पहले रेजोल्यूशन मूव करने की बात की,
रेजोल्यूशन मूव करने की ये बात की, इसीलिए बात की कि ये गवर्नमेंट इट हैज़ प्रूव टू बी अ फेल्यूर। इसको 60 दिन 70 दिन हुए हैं तो उसको टाइम देना चाहिए, तो उसकी वजह से वो रेजोल्यूशन ला के एक चीज़ और एक टेम्पो बिल्टअप करना चाह रहे हैं। जहाँ तक आपको ये बात कर रहे हैं कि वो नैब केसेस की और अपना ये बात कर रहा है कि जेल में जाने की, मैं तो आपको ये गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी उनका पिछला रिकॉर्ड तो ज़रा देखिए। PMLN की हुकूमत ने और सैफुर रहमान ने उसको 12 साल जेल में रखा, और मुशर्रफ ने 12 साल वो जेल में रहे, उसके ऊपर केसेस चलते रहे। 12 साल में कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई। तो अभी अगर कोई चीज़ करनी है तो वो क्यों बिस्मिल्लाह कह आगे रहे कर हैं लीजिए। नहीं क्यों चेक कह कर रहे हैं सर, लीजिए, होना हमें चाहिए। नजर नहीं आ रहा है, तो हम पूछना यही चाह रहे हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, माँ सवाई ये कि उनके 35 अरब का एक मॉर्निंग का ओमनी ग्रुप का आए दिन अखबारों में इस किस्म की बातें आ रही हैं जिसमें इल्ज़ामात आसिफ जरदारी के ऊपर लगाते हैं। आए दिन इल्ज़ामात वो अपना ये लगाते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना में जाता है, तो चाइना में बजाय इसके कि वहाँ जाके अपने पाकिस्तान की कोई अच्छी बातें करे, वहाँ जाके वहाँ पर ढिंढोरता ये पीटता है कि पाकिस्तान में करप्शन है। तो ये अब बहुत हो गई, इनको भी सोचना चाहिए। हर एक इल्ज़ाम जो होता है, हर एक बात, पिछली हुकूमत हमें ये मिला, हमें वो मिला, अरे भाई जो मिला वो मिला, चलो हम लोग कैसे भी थे, हम तो गए नहीं, और उसके बाद PMLN भी गई। ठीक है तो सर, तुम आप तो करें, बताओ काम तुम करें, क्या कर रहे अब हो? आप काम करें। तकरीबन 3 महीने आने होने को आए हैं, उसमें आप अपनी चीज बताओ। साहब एक बड़ा जुमला का है, जनाब अब्बासी साहब ने, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, मैंने उस जुमले को उठाया है कि ये जो दौरा हुआ है ये दौरा नाकाम है। उनके हवाले से ये कहना है कि वॉच लिस्ट में डाल दिया है चाइना ने पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ नवाब यूसुफ तालपुर साहब कह रहे हैं कि भाई ये आप जाके चाइना में जो बात कर रहे हैं करप्शन की, और ये जो है ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में बदनामी इस हवाले से तो नहीं होती, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं। टेररिज्म है, करप्शन है, एनर्जी क्राइसिस है, ये ऐसे प्रॉब्लम हैं जो सारी दुनिया को पता है। और चाइना तो मेन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में। और मुल्तान मेट्रो के ऊपर जो सेनेटर्स के ख़त भी थे एप्रिसिएशन उस ठेकेदार को, और फिर उसकी करप्शन चाइना नहीं पकड़ी थी, तो ये वहाँ जाकर क्लियर करना था कि ठीक है हमारा प्रॉब्लम था, अब आइंदा हमारा करप्शन एंटी करप्शन नैरेटिव है। ये बताना अपने डोनर्स को, जिनसे आप ट्रेड करने के लिए जाएं, जिनके पास आप जाएं अपना एजेंडा लेकर, उनको अपने एजेंडे की तकमील बतानी पड़ती है। तो ये ठीक है बात कि कुछ दोस्तों को एंटी करप्शन एजेंडा बिल्कुल नहीं बाता, ये उनका प्रॉब्लम है, वो इस अपने लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि खान साहब का एक मौक़िफ़ ये है कि मुझे अवाम ने मैंडेट दिए ही करप्शन के ख़िलाफ़ है, तो मैं अब ये दुनिया को बावर कराना चाहता हूँ कि मैं करप्शन के, जो पाकिस्तान का करप्शन में बदनामी होती थी, जो कोई भी आता था वो कहता था ये स्टेट की काम बात करते हैं, पहले अपनी जेब की बात करते हैं। जो मंसूबा भी आता था उसमें आप देख लें इंटरनेशनली जो भी मंसूबे पीपल्स पार्टी के दौर में बनाया गया, तो उसके ऊपर सैफुर रहमान ने फिर क्या दुनिया को बताया उस वक़्त। ये खुद जब इनकी अपनी बारी आती है तो ये भी दुनिया के ऊपर ढंढोरा इन्होंने बड़ा पीटा है, हर RPPs के ऊपर, फिर रेंटल पार्क के ऊपर, फिर इनको जुर्माने भी हुए रेकोडेक के ऊपर, हबीब बैंक के ऊपर, और वो कारका जो था, और ये सारी चीज़ों के ऊपर तो खुद नून लीग इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी हारी है पाकिस्तान। तो अब तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट्स में हुकूमत केस नहीं भेजा, हुकूमत ने ऐसा कोई केस जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जो पाकिस्तान को जुर्माना हुआ हो, ये सारे जुर्माने इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, जो नून लीग का फर्स्ट कज़न था, उनके ज़माने में हुए। पाकिस्तान इंटरनेशनली बदनाम हुआ है, अदालतों में भी, डोनर्स में भी, जो हमारे आपके इन्वेस्टर थे उनमें भी। तो ये आप ये कहना कि अब जाके बदनामी, आपको वो बदनामी नहीं नज़र आती, तो पाकिस्तान तो फर्स्ट है। तो पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूँ बरह की बात ये कहते हैं कि जी मिला कुछ नहीं, इनको शायद पहले फैक्स आ गई है, कुछ नहीं मिला, अभी कुछ दिन सब्र करें। तो मेरे ख्याल में जो मनसूबे और बाकी जो इनके अच्छे मनसूबे होंगे वो उसका तसलसल होगा, जो मनसूबे गलत होंगे उसके ऊपर भी कौम को बताया जाएगा। हमने कोई इनका ना प्रोजेक्ट को ऐसा, हालांकि बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं और बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट, लेकिन जब इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट आप करते हैं
हालांकि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये पार्लियामेंट में इन्होंने ले नहीं किया था। जो सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ कि इनकी अपनी बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तालपुर साहब को पता है कि ये फैसला हुआ था, इसहाक डार साहब ने और रज़ा रब्बानी साहब ने सुकत ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी होगा वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। लेकिन नून लीग का कोई एक मंसूबा बता दें, वो सी पैक का डिटेल हो, नेगोशिएशन हो, या अपने LNG तक, मेट्रो, ऑरेंज, कोई मंसूबा इन्होंने पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा। तो अब अभी थोड़ा सा सब्र करें, मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होंगी। अगर नहीं बेहतर होंगी तो फिर हक है इनका, ये अपोजिशन है, इनका हक बनता है तनकीद करना, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा सब्र कर लें, सब्र कर लें। मैं आता हूं जनाब एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, आपके सामने ये मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों की बातचीत है। मैं यहाँ पर पॉइंट रखना चाहता हूँ कि आप इस जो दौरा है इसको कैसे देखते हैं। मुख्तलिफ राय है, कुछ लोग कहते हैं कामयाब है, कुछ कहते हैं नहीं है। लेकिन जो दो बातें हैं जिसके ऊपर ये बात भी आई कि शायद ये मुल्क को बदनाम करने की बात आई, हालांकि चाइना ने गुर्बत और करप्शन पे बहुत तेज़ी से काबू पाया है और इसी को लेने गए हैं इमरान खान साहब और कहते हैं मैं इस मॉडल को लेके आऊँगा। तो क्या आप कैसे देखते हैं इस दो अहम चीज़ जिनका ताल्लुक भी मुल्क लूटने से है, जो भी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि जिसमें यह कहना कि दोहरा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है हमें ये बात करना। ठीक है, थोड़ी सी हाइप ज़रूर क्रिएट हुई थी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस इसलिए ज़रा सी बढ़ गई थी कि सऊदी अरेबिया के साथ जब प्राइम मिनिस्टर गए हालिया दौरे पे तो उनको एक पैकेज उन्होंने दिया। लेकिन चाइना के साथ तो अभी जैसे जिक्र हुआ कि हमारे पास तकरीबन $56 बिलियन का पैकेज है और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया है। ये कोई IMF के साथ नेगोशिएशन नहीं थी कि IMF ने मना कर दिया है कुछ हमें देने से या नहीं किया। चाइना के साथ ये ताल्लुकात हैं और ये मजीद बढ़ेंगे। ये कंट्री टू कंट्री ताल्लुकात हैं, ये किसी हुकूमत के साथ नहीं है। अब जहाँ तक पॉवर्टी एलिविएशन का और करप्शन का ताल्लुक है, करप्शन एक नासूर है पाकिस्तान के अंदर जो कि चलता आ रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र नहीं आया होता हुआ। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे कॉन्सेंट्रेट करे। वहाँ पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि इंटरनेशनली हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं वो उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। चाइना ने जब करप्शन के और पॉवर्टी एलिविएशन के खिलाफ काम किया तो चाइना ने कभी ये इसका जिक्र नहीं किया, इसकी तशहीर नहीं की। उन्होंने उस पर अमल दरामद करवाया, 400-450 लोगों को रास्ते से हटाया और मुल्क को आगे की तरफ लेकर चले। टिएनएनमेन स्क्वायर में आपको मालूम होगा कि जब वहाँ पर सारा वेस्ट चाह रहा था कि चाइना के अंदर जो है गड़बड़ हो और वो जमहूरियत के नाम पर जिस तरह लिबिया के अंदर किया, जिस तरह उन्होंने बाकी ममालिक के अंदर किया, जिस तरह मिस्र के अंदर हुआ, वहाँ पर अपराइजिंग्स करवाई गई, इसी तरह वो चाह रहे थे कि चाइना के अंदर भी हो। लेकिन चाइना ने उसको ना सिर्फ क्रश किया बल्कि इंसाफ जो है वो मुहैया किया वहाँ पे। तो अब इस वक्त जो मामलात हैं, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और 70 दिन के अंदर आप हुकूमत की कामयाबी और नाकामी की बात नहीं कर सकते, ना आप 100 दिन के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात मुल्क के इस वक्त हैं, जो प्रेशर्स इस वक्त मुल्क के ऊपर हैं, जो इकॉनमी के हालात हमारे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर मुश्किलात पाबंदी है, जो हमारा एनर्जी क्राइसिस रहा जिसकी वजह से पूरी हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई थी, फिर हमारा GSP प्लस पे जो लिंक किए जा रहे हैं मुश्किल फैसले हमें करने हैं। तो मेरा ख्याल है टाइम देना चाहिए हुकूमत को कि वो करे। और अगर आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि जी हम मुल्क की खातिर आपके साथ चलना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी हो रही हो और वो उससे निकलना चाह रहा हो तो वो फिर मैं उस पर जरूर मुझे एतराज होगा। ठीक है, ठीक है। मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले फिर वापस आता हूँ अपने मेहमानों की तरफ। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मैं ज़रा आता हूँ जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब।
एक्चुअली इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा आपकी तरफ जाता है और आधा हिस्सा यकीनन पीटीआई की तरफ जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब की आज की स्टेटमेंट भी बहुत अहम है, मैं उसको इसलिए कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि सियासत वो करे जिसको सियासत आती हो, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बगैर डील के कभी नहीं आए, यानी उनके जितनी दफ़ा हुकूमत में नवाज शरीफ साहब आए हैं वो डील के तहत आए हैं। तो सर इस पे ज़रूर वजाहत कीजिए, क्या कहते हैं सर, एक पार्टी का सरबरा ये कह रहा है। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब बादशाह आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उनकी उस बात को ज़्यादा अहमियत दूंगा जो तो कुछ दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कही है। हमारा और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ी हिस्ट्री रही है। हम दोनों जमातों के दरमियान इलेक्शन करते रहे हैं, उसके दरमियान तलखियाँ भी हुई हैं, तलखियाँ रही हैं। ज़ाहिर है दोनों बड़ी जमातें थी जो इस पाकिस्तान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ती थी। और आप जानते हैं कि जब आप इस पॉलिटिक्स में होते हैं तो उस वक्त एक दूसरे के बारे में बाज़ दफ़ा ऐसे रिमार्क्स भी पास करने पड़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन होती है तो ख़ास माहौल भी पैदा होता है। लेकिन जब COD हमारा और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो गया था तो उस वक्त हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो दफन कर दी थी और ये बात कह दी थी कि शायद दोनों अतराफ से गलती हुई है और हम आगे शायद अपोजिशन में भी रहेंगे, दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ेंगी, लेकिन हम एक बात पर इकट्ठे रहेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का तसलसल है इसे बरकरार रखेंगे और किसी तरह भी किसी और को सहारा नहीं देंगे कि जमहूरियत जो है वो ख़तरे में आए और जमहूरी अमल से हम जो है वो हट जाएं। और दूसरा हमारा ये ख्याल था कि आइन के अंदर जो दी हुई पावर्स हैं उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को अंदर रूल ऑफ लॉ हो और आइनी अदारे जो हैं वो अपने अपने हदूद में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान के आइन में तमाम इदारों के काम जो हैं वो डिस्क्राइब हैं सर जी। अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है सर तो इलेक्शन डिस्प्यूट की जगह या तो इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल है और उसके बाद सर अदालतें हैं। पार्लियामेंट जगह नहीं है सर। तो ये जो पार्लियामेंट में आपने कमीशन बनाया है वो किस कानून के तहत बनाया है? अगर आप ये काम करेंगे तो कल कोई मसला होगा, चाहे वो किसी की तौहीन का हो, किसी का और मसला हो, वो फिर ना अदालतों में मानेंगे, वो तो फिर सड़कों पे फैसला करेंगे, रोड में बैठ जाएंगे। तो सर ये जो कमीशन बना है आपका, इसके लिए अदालती डिस्प्यूट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह है, वो आपने सर उस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने उस आर्टिकल्स को उसके खिलाफ गए हैं सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, ये जो आइनी बात आपने कही है, आइन में सिर्फ जो प्रोविजन है उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होगा, उसकी ये कंपोजिशन होगी और उनको मैंडेट ये दिया गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद करेंगे। ये पोजीशन है आईनी। पार्लियामेंट का काम सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं है, पार्लियामेंट का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक भी रखते हैं। पार्लियामेंट का जो बड़ा काउंट है वो अकाउंटेबिलिटी, उसका सबसे ज्यादा अहम काम है, वो अकाउंटेबिलिटी भी ठहराती है। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार हैं कि अगर वो समझती है कि कहीं किसी अदारे ने गड़बड़ की है, कहीं बहुत सीरियस एलिगेशन हो या सीरियस रिजर्वेशन हो, तो पार्लियामेंट हमेशा खुद अपने तौर पर भी वो अपनी कमेटीज के जरिए भी सर सॉरी आप मुझे कोई आप सर मुझे आप सर मुझे बिल्कुल आप मुझे आइन आप मुझे आइन और ये कमीशन बनाया सर मैं आपसे उस आइन, मैं तो आइन का आर्टिकल 70 आपके सामने पेश कर सकता हूं जो लेजिस्लेशन के लिहाज से है सर, प्रोसीजर के लिहाज से। मैं आपके पास इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका हवाला दिया है उसमें बेशुमार आर्टिकल कोट कर सकता हूं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्प्यूट है वो ट्रिब्यूनल का काम है। सर किस जगह आइन में लिखा है? एज ए तालिबान मैं पूछना चाहता हूं, ये काम जो पार्लियामेंट कमीशन बना है ये काम इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है, ये पार्लियामेंट का नहीं है सर। किसी आइन का डॉक्टर साहब इस तरह नहीं है। कानूनी पोजीशन ये है कि अगर किसी कोई अग्रीव्ड पार्टी होगा, कोई कैंडिडेट अग्रीव्ड होगा, वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करेगा। पहले इलेक्शन कमीशन में अगर वक्त गुजर गया तो फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, और अगर ट्राइब्यूनल से बाद वो हाई
सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसके लिए अपील का कोर्ट में शायद मेंटेन नहीं रखा गया, लेकिन 199 के नीचे यही है, बहुत पिटीशन में जा सकते यही हैं। है जो आपने बताया। मैं जरा पूछ लूं, जो भाई दूसरे कहना चाहते हैं इसके डॉक्टर ऊपर, साहब। क्या आप नदीम अफजल चंद साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह डॉक्टर साहब मेरे रहे हैं ख्याल स्पीकर भी ये में डॉक्टर जी। साहब 9 इलेक्शन लड़े हैं अब्बासी साहब की पार्टी ने, 85 से लेके आज तक 9 या 10 बनते हैं। तो अगर इतना अरसा ये इक़्तिदार में रहे, पार्लियामेंट में रहे, अगर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद नहीं करवा सके, इलेक्शन कमीशन को इस काबिल नहीं बना सके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो इसका मेन फिर कौन ज़िम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? कभी हम जुडिशरी का सहारा लेते हैं, कभी हम अमन व अमान के लिए फ़ौज का सहारा लेते हैं इलेक्शन वाले दिन। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है नहीं। आज आके कितने इलेक्शनों के बाद अभी पिछले असम्बली में ये हुआ कि जी मेंबर्स बनाएं कि इंडिपेंडेंट 5 मेंबर इकट्ठे होंगे। अभी भी मैं समझता हूँ 100% इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? जो पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा देर इक़्तिदार में रहे हैं या अपोजिशन में रहे हैं। ये आप खुद जाके पूछे अपनी जमात के लीडरान से कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को हमने आज़ाद किया, और आज भी आप आज़ाद नहीं होने दे रहे, क्योंकि जब आज़ाद इलेक्शन कमीशन होगा तो वो फिर आपके फ़ायदे में नहीं होगा। फिर वो जरदारी साहब वाली बात है कि डील के बगैर फिर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरा सा नवाबी सुल्तानपुर साहब के पास भी सवाल रख देता हूं। किसी केसेस का, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, शरई केस हो, सिविल केस हो, उसका फैसला क्या रोडों पे होगा? सर, इसके लिए कानून बने हुए हैं, इसके लिए इदारे बने हुए हैं, लेकिन जब लोग ये देखेंगे कि एक आइन में एक शेख मौजूद है कि जनाब डिस्प्यूट फैसला, जैसे अब्बासी साहब ने बड़ा बेहतरीन बताया कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन 100 दिन के हवाले से ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं तो फिर ये चला जाएगा जनाब कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो जुडिशल कमीशन जैसे बनाया था। सर, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन डिस्प्यूट को डिस्कस कर रही है? मुझे तो वो आर्टिकल बता दें। मैं तो 70 आर्टिकल्स बता रहा हूं लेजिस्लेशन का। दूसरा ये है सर कि अगर आप ये करेंगे, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, वो कानून साजी कर ले, अमेंडमेंट कर दे, बिल्कुल इख्तियार है, उड़ा के फेंक दे, लेकिन अगर कानून ही नहीं है तो वो अमल आप कैसे करेंगे? और अगर आप करेंगे तो कल हजूम भी करेगा रोडों पे बैठा हुआ। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही गुजारिश करूंगा, आपने जो ये बात की कि ये जिन आर्टिकल्स को आप कोट कर रहे हो, जिस कानून की आप बात कर रहे हो, ये कानून और ये आर्टिकल्स किसने बनाए हैं? इसी पार्लियामेंट ने बनाए। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो किसी भी चीज़ को वो किसी वक्त भी रिविजिट कर सकती है, किसी भी वक्त उसको दोबारा देख सकती है, और अगर उसको कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिसमें नज़र ये आया तो वो कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो कमीशन बनी है, जिस कमीशन के हवाले से आपने बात की, मेरे ख्याल में पूरा हाउस यूनानिमस था, जिस पूरे हाउस ने मिलकर ये कमीशन। सर, अगर गलत तो अगर पूरा हाउस अमेंडमेंट कर देना, अमेंडमेंट कर देना सर, आइन में अमेंडमेंट कर देना सर, कि आइंदा किसी भी इस किस्म के डिस्प्यूट का फैसला अदालतों के बजाय पार्लियामेंट करेगी। अमेंडमेंट तब होती है जब एक चीज़ स्टैंडिंग कमेटी में जाए या किसी कमेटी में जाए, उधर से वेट होके उधर से सारी कुछ चीज़ें हो के आए। यहाँ पर तो ये आलम है कि आज जो आइन का हिस्सा है कि प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के बाद 1 महीने के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी है। आज उन स्टैंडिंग कमेटीज़ को 2.5 महीने हो गए हैं, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ इनसे नहीं बन रही। तो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ ही नहीं होंगी जिस पार्लियामेंट के अंदर, उधर क्या होगा? अभी तो जो गुफ्तगू होती है, जब बिल्स आते हैं तो वो कहते हैं कि रेफर टू कमेटी। भाई कौन सी कमेटी? कमेटीज़ तो आपने फॉर्म ही नहीं की है। मकसद कहने का ये है कि बाइख्तियार पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने ये कवानीन बनाए हैं, इन्हीं कवानीन के तहत सारा सिलसिला चलेगा। मुझे ये बताएं कि आइन में कहां लिखा है? मैंने तो बता दिया आइन में कि लेजिस्लेशन करने के लिए और भी बहुत आर्टिकल में कोट कर सकता। मुझे ये बताया जाए, ये तरक्याती फंड एमएनए बांटते हैं, पहली वाली हुकूमत ने भी बांटा, उससे पहले भी हुकूमत, और मुझे सुना है कि पीटीआई की हुकूमत भी जो है वो तरक्याती फंड दे रही है। भाई ये काम लोकल बॉडीज का है, वो एग्जिस्ट करती हैं। फिर आप आइन की खुद ही बेइज्जती कर रहे हैं, आइन की धज्जियां आप खुद बिगेड़ रहे हैं। ये सियासी रिश्वत है। तो किस बुनियाद पर दिया जाता है? कौन सा आइन का आर्टिकल प्रोमोट करता है? मुझे बताएं। आप लोग बैठे हुए हैं कि तरक्याती फंड एमएनएस को दिए जाएं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
मुझे तो आइन के 280 आर्टिकल हैं टोटल, बाकी शेड्यूल है और दूसरी चीज़ें हैं, उसमें तो कुछ नज़र नहीं आता है। एज ए तालिब इल्म मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे मेम्बरान बैठे हैं। एजाजुल हक साहब, क्या ये जो आइन और कानून की बात हो रही है, अगर फैसले जो आइन में डिस्क्राइब जगह हैं वहाँ नहीं होंगी तो फिर तो सर ये सड़कों पे भी खड़े हो जाएंगे फैसले करने के लिए, जैसे अभी हमने देखा और भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जब भी शक व शुबात होते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर जब बात होती है, जैसे कि अभी ये कमीशन या कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट का, इसका ये मकसद नहीं है कि ये कमेटी जो है ये फैसला करेगी। ये कमेटी रेकमेंड करेगी कि हमारी ये फाइंडिंग्स है और अब हम ये कहते हैं कि इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनना उसके लिए भी इदारा है सर, कमेटी में लेके जाना चाहिए। उसके लिए भी इदारा है या उसके लिए भी इदारा है सर, इन्वेस्टिगेशन कुछ लॉज को, उसके लिए भी इदारे हैं सर। कुछ लॉज को मैं यही कह रहा हूँ ये रेकमेंड करेंगे बेसिकली कि भाई आगे क्या करना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि आइन के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये बात सही कही है अब्बासी साहब ने कि 2017 में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे उसके अंदर बिल्कुल बाख्तियार किया गया था इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अगर अब ये लूप होल्स रहे हैं, फॉर्म 45 लोगों को नहीं मिले, और अगर जहां जहां नहीं मिले लोगों को फॉर्म 45, मेरे 290 पोलिंग स्टेशन है, मुझे 45 फॉर्म 45 मिले, तो ये तो एक मेरा एतराज़ है। मैं पार्लियामेंट के बाहर बैठा हूँ और जो अंदर बैठे हुए हैं उनका ये काम है कि इस मामलात को दुरुस्त करें, क्योंकि 96 मीटिंग्स हुई थी अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी की, जिसमें कोई तकरीबन 30 के करीब मीटिंग्स हुई थी पूरी कमेटी की, और जो सब कमेटी बनाई थी उसकी 96 मीटिंग्स हुई थी जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए थे और नई अमेंडमेंट्स लेकर आए थे। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल था कि कोई और गुंजाइश रहेगी सिवाय इसके कि बायोमेट्रिक जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि नहीं किया गया। तो लाजिम बात है पूरी पार्लियामेंट और जितनी पार्लियामेंट्स माजी में गुजरी हैं सबका ये कसूर है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं किया, क्योंकि हर कोई चाहता था कि हमारे कंट्रोल में रहे। और आप माजी हमारी तारीख 1985 से लेकर अब तक जो है उसमें यही हुआ है कि हर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में अपने लोगों को लगवाया है, या अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर अपने लोगों को लगवाया है कि जी सिंध हमें दे दें, KPK हमें दे दें, पंजाब हमें दे दें, बलूचिस्तान किसी और को दे दें, और वहां के लोग लाकर बीच में बैठा दें, तो वो फिर किस तरह काम करेंगे। अब कुछ बाख्तियार इसको बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुए हैं लास्ट इलेक्शन में, जिस तरह के वो सिस्टम पूरा फेल हो गया, ये कोताहियां हैं जिसको दूर करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये अमेंडमेंट्स के जरिए ही हो सकता है, और आइन के अंदर अगर तब्दीली लानी पड़े तो वो तब्दीली भी लानी चाहिए ज़रूर, लेकिन सिस्टम को चलने देना चाहिए, सिस्टम को के अंदर रुकावट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम डिसरप्ट हो गया तो फिर हर किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा नहीं होगा। ये मेरी अपनी ये ख्याल है। इख्तियार तो उनके पास नहीं है, ना ही वो कुछ कर सकेंगे, ना वो कमीशन बना के किसी से पूछ कर सकेंगे। अगर पार्लियामेंट की कमीशन में ये चीजें आ गई कि जनाब ये इलेक्शन 70% रिग हुआ है, तो उसके बाद भी सिस्टम चलना चाहिए सर। फिर इसका फायदा क्या हुआ है फिर इन चीज़ों का? वो तो सबको पता है कि रिग होता है पाकिस्तान केस में सर, तो फिर इजाज़त दे देनी चाहिए कि सिस्टम चले। नहीं, देखें, अब ये जो तालपुर साहब ने तो बड़े प्यार से बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों बातें आपने ही बहुत सही की हैं कि एक तरफ हमारे पास है डायरेक्ट जो इलेक्शन का सिस्टम के जी 1 मैन 1 वोट है, दूसरी तरफ हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जिसके जरिए हम लेकर आते हैं उनको माइनॉरिटीज को और ख्वातीन को, और ख्वातीन 33% है असेंबली का। छोटा हिस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है असेंबली का। 33% अगर सीटें हैं ख्वातीन की तो उनका एक बहुत बड़ा नंबर है पार्लियामेंट के अंदर। उनके इलेक्शंस के तरीकेकार को सबको मिलकर देखना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। डिक्टेटर के इस इकदाम को जावेद अब्बासी साहब, डिक्टेटर के इस इकदाम को तब्दील नहीं करते हैं। 1 मिनट है आपका कि जनाब आप जो हैं वो माइनॉरिटीज़ और वुमेन को जो है वो सिलेक्शन से लाते हैं, जबकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। क्या कहेंगे सर? 1 मिनट है। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे इशू हैं जो बड़े सीरियस इशू हैं जिन पर ज़रूरत थी कि आप हमें टाइम में देखें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन आपने बता दिया कि एक आइन की प्रोविजन डाल दी गई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि आपने इतनी सीटें जो हैं वो देनी है। अब
बाद में तरीकाकार अडॉप्ट किया गया और वो तरीकाकार इलेक्शन का जब लड़ने का तरीकाकार होता है तो वो दोनों फिर इलेक्शन लॉ में वो डिफाइंड कर दिए गए, इसे डेडिकेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। जब उसमें आता है तो वो प्रोविजन है कि किस तरह ये इलेक्शन होगा, उसका तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, वो तरीकाकार इलेक्शन जो लॉ है उसमें दिया था। अगर कोई आदमी समझता है कि इलेक्शन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो ये कोर्ट ने फैसला करना होगा, लेकिन आज तक किसी कोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं किया। एक बात जो आप बहुत जरूरी है, जो बार बार आप कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि उसको जरूर मैं रिस्पॉन्ड करूं कि दुनिया की पार्लियामेंट का सबसे ज्यादा काम है, पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो स्क्रूटनी करती है, वो इंक्वायरी करती है। कोई मामला जो है वो कमेटी को खुद पार्लियामेंट रेफर कर सकती है, इसकी स्पेशल कमेटी बना सकती है, वो एक रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट करने के बाद वो हाउस में लाती है, फिर पूरा हाउस उसको डिस्कस करता है, डिस्कस करने के बाद फिर वो मुतल्लिका अदालत के पास भेजते हैं। तो ये पार्लियामेंट का पूरा अख्तियारात है कि वो किसी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला हो, किसी अदारे से मैं तो आइन पूछ रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, किसी तौर पर ये एक्शन लेकर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आईनी तरीकाकार है। एक बात जो बिल्कुल आपने ठीक की कि मेनेज को फंड देना ये ब्राइब है, ये बिल्कुल फंड नहीं देना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मेरा ख्याल है कि इस पर हमेशा से पाबंदी जरूर होनी चाहिए, इसमें आइन की कोई। नवाब यूसुफ तालपुर साहब इस पे बताइए, ये जो फंड मिलता है ये भी क्या आइन के आर्टिकल कोई 280 में से कोई है तो मुझे बता दें सर, कि जिसके लिहाज से एमएनएस को ये गवर्नमेंट भी दे रही है। बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ अब्बासी साहब से, ये फंड्स नहीं मिलने चाहिए। एक्चुअली जो लोग फंड्स लेते हैं उनको खुद को भी सोचना चाहिए, वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, इतने फंड्स होते नहीं हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बेहतर सारे इलाके में काम करा सको। आप रेस्ट्रिक्टेड कुछ लोगों को ओब्लाइज करते हो, विच इज़ नॉट ऑन। इसलिए ये सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए। आपने राइटली कहा, दिस मनी शुड गो टू द लोकल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़ करें। मैं एक चीज़ आपकी इत्तला के लिए और ज़रूर कहूँगा, जो आपने इतना जोर दिया इसके ऊपर कि कमीशन वाली बात के ऊपर कि आइन में ये लिखा है, ये लिखा है, तो भाई आइन में तो कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि आप पार्लियामेंट ये कोई कमीशन नहीं बना सकती। भाई जो लिखा हुआ है उस पर तो अमल कर रहे हैं, जो चीजें नहीं सर इलेक्शन डिस्प्यूट का फैसला, और तो इलेक्शन डिस्प्यूट का फैसला इलेक्शन कमीशन, 100 दिन ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट। चाहिए पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन का मामला है, उस पर जा रहे हैं कि क्या खुदा के लिए वो चले अमेंडमेंट कर दें सर, अमेंडमेंट कर दें, पार्लियामेंट को ये जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट में बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई आइन का आर्टिकल बता दें, किसी भी चीज कोई आइन का आर्टिकल बना, कोई आइन का आर्टिकल बता दें सर, कोई आइन का आर्टिकल बता दें। तीनों मेरे चारों साथियों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम करें, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करता हूं सर, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करता हूं। मोहतरमा एजाज साहब ने भी तो यही कहा नहीं अभी कि भाई सिटिंग पार्लियामेंट को भी ये सोच दीजिए। अल्लाह हाफिज।